भाई रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल और हमारे साथ पीके जी भी जुड़ चुके हैं। वेलकम कर लेते हैं उनको। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम मी टू रेडियो YFM 9 साउथ एशियन पल्स और ड्राइव टाइम पे। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं थी मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तबीयत नासाज थी, राइट? तो चलो मौसम ही ऐसा चल रहा है, कोई बात नहीं। आप यंग हैं, जवान हैं, बीमारी क्या कर लेगी आपका? दुखियों के भाग जाएगी, दुखियों के भाग जाएगी। जी बिल्कुल, हम भाग भी वही, इसलिए मैं एकदम बैक ऑन ट्रैक। बिल्कुल वो तो हम जैसे बुड्ढों में चिपकी रहती है कई दिन तक। अरे आपके यहाँ तो कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता। नहीं पीके जी बिल्कुल पीके जी। एंड हम बिल्कुल बातचीत आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है रियल एस्टेट से रिलेटेड, नंबर एक ही है, स्टूडियो नंबर 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर। दैट इज 905-226-9109 905-226-9109 पे। एंड पीके जी आज मेरी आपसे एक्चुअली टेक्निकली एक हफ्ते के ब्रेक के बाद बात हो रही है, तो अब बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल बातचीत हम स्टार्ट करते हैं। पीके जी, जो इन्फ्लेशन के बारे में जरूर बताएं पीके जी। अभी रिसेंट काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। रिपोर्ट बड़ी ठीक नहीं आई रिपोर्ट जी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सारा की इन्फ्लेशन शायद वहीं रुकेगा या 0.2%, 0.3% बढ़ने की उम्मीद थी, क्योंकि गैस प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके थे। लेकिन 0.7% बढ़ गई, जो कि बहुत ज्यादा है। 3.3 से 0.7 बढ़कर 4 हो गई। पहले 2.8 थी, 2.8 से बढ़ के 3.3 हुई, उससे बढ़ के 4 हुई। ये दूसरा महीना लगातार है जो बढ़ रही है, जो कि ठीक नहीं है। जो कनाडा, जो इस बात से इसका टाइटल मिला हुआ था कि G7 के अंदर सबसे कम इन्फ्लेशन यहाँ पर है, वो टाइटल भी इनके हाथ से निकल गया। अब दो अलग दूसरी कंट्रीज इनसे आगे आ गई और ये पीछे रह गए, इन्फ्लेशन की ज्यादा बढ़ गई। इनका मानना है कि ये कोर इन्फ्लेशन जो है ना वो उसको ध्यान में रखो, क्योंकि एनर्जी के जो प्राइस है वो और प्लस शेल्टर कॉस्ट इसने ज्यादा बढ़ाया है। इन दोनों को अगर हटा दें तो सिर्फ इन्फ्लेशन 0.2% ही बढ़ती है। तो ये बात बैंक ऑफ कनाडा भी इस बात को डायरेक्टली तो नहीं कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो है बोथ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैव कम डाउन। तो बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो कह रहे हैं इट हैज कम डाउन। और उनको ये हालात नजर आ रहे हैं कि जिस हिसाब से इस वक्त कंज्यूमरिज्म कम हुआ है, शॉपिंग वगैरह कम हुई है, लोगों की स्पेंडिंग कम हुई है, तो उनको लग रहा है कि ये वेट एंड वॉच करेंगे। और अब जो नेक्स्ट फिगर्स आएंगी 25 अक्टूबर से पहले उससे क्लियर कट ये समझ आएगा कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। आज के अगर हालात देखें तो मुझे 50-50 चांस नजर आ रहा है। उन्होंने ये बड़ा क्लियर कह दिया है, अभी जो उनकी डिप्टी गवर्नर है शैरन किस्की, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि जो है हम जो है इसको इतना भी टाइट नहीं करना चाहते कि अननेसेसरी इट हर्ट्स द इकोनॉमी। तो वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ज्यादा भी तेजी से ना बढ़ाएं और इतना भी ना रोकें कि इन्फ्लेशन फिर ऊपर चली जाए। एक बात उन्होंने ये भी बड़ी अच्छी कही कि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल हमें बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। यानी कि उन्होंने अपनी भाषा में इंग्लिश में कहा कि इफ यू डोंट डू एनफ नाउ वी विल लाइकली टू हैव टू डू इवन मोर लेटर। तो ये ना हो कि आज उन्होंने के चक्कर में कल को उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ जाए। तो हम इसको बैलेंस फैक्टर को देखेंगे। ये तो इन्फ्लेशन के ऊपर इंटरेस्ट की बात हो गई, लेकिन अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट रोकना भी होगा तो वो क्लियर नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्च में जब उन्होंने डिस्कशन, जब इनसे क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। उसका उन्होंने जब बढ़ाया 2-3 बार तो उनको बहुत सुनना पड़ा लोगों का, तो इसलिए वो उस किस्म की बात अब नहीं करना चाहेंगे। जी बिल्कुल पीके जी। एंड अभी जो रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं घरों के, काफी स्लो डाउन नजर आ रहे हैं, तो इज दिस एक्सपेक्टेड टू पुल बैक इवन फर्दर या फिर ये मॉडरेट होने के इसके चांसेस है? इसके क्या रीजंस है? जी देखो, ये आपने जो कहा ना ये कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो रही है, ये बिल्कुल आपने रिपोर्ट ठीक पढ़ी है। और ये हाउसिंग स्टार्ट्स की बात आप कर रही हैं, नए घर जो बनने शुरू है वो स्लो हुए हैं। CMHC की रिपोर्ट आई है अभी, और CMHC ने कहा है कि ये 1% जो है सिर्फ एक महीने के अंदर, जुलाई से अगस्त के अंदर 1% ये हाउसिंग स्टार्ट स्लो हुए हैं।
3-4 हजार घर एक महीने में अगर कम हो जाए बनाने स्टार्टिंग, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द होल, एक महीने के अंदर अगर होता है तो। इसकी डिटेल में तो बहुत ज्यादा उन्होंने बात बताई, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ कि सीएमएससी ने जो अपना एस्टिमेट किया था, जो आपने फ्यूचर की बात करी है, उसका जवाब देते हुए जो सीएमएससी ने अपनी प्रेडिक्शन दी थी 2030 तक, उन्होंने ये कहा था कि उसको भी उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन को कम कर दिया। उन्होंने कहा था कि 2030 तक 18.6 मिलियन घर जो है वो हाउसिंग स्टार्ट होगी, लेकिन अब उन्होंने कम करके कर दिया 18.2 मिलियन, मतलब 400,000 के करीब उन्होंने घर कम बोल दिया, जो कि कम नहीं है, बहुत जबरदस्त तादाद है अगर देखा जाए तो, फ्रॉम 18.6 मिलियन टू 18.2 मिलियन। उन्होंने इसका रीजन बहुत बड़ा दिया है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है, उन्होंने बताया कि मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लेबर जो है उसकी शॉर्ट सप्लाई है जबरदस्त, और फाइनेंसिंग जो है वो बहुत महंगी हो गई बिल्डरों के लिए भी, डेवलपर्स के लिए भी, तो जिसकी वजह से उनको सूट करना बंद हो गया। और दूसरी तरफ से पब्लिक चिल्ला रही है, हम जैसे आप जैसे चिल्ला रहे हैं घर महंगे हो गए, दूसरी तरफ से उनकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही या उनको महंगा पड़ रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हाउसिंग स्टार्ट जो है वो अब उन्होंने प्रेडिक्ट स्लो का किया है। जब उन्होंने हाउसिंग स्टार्ट स्लो की बात करी है तो ये फिर एक खतरे की घंटी बज गई कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर शॉर्टेज रहेगी, घरों की कीमतें फिर बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी। एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, दूसरी तरफ से शॉर्टेज की वजह से डिमांड बढ़ रही है। डिमांड तो वहीं की वहीं है, पर डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस खराब हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से सारा एक साल अभी अगला बहुत उतार चढ़ाव का है, फ्रॉम नाउ टिल नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर, ये कुछ उतार चढ़ाव का है। इसके अंदर कुछ क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही, किस तरफ ऊंट बैठेगा ये अभी किसी को नहीं पता जी। पीके जी, अगर आप बता रहे हैं कि एक साल जो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ टू 1 ईयर लेटर कभी थोड़ा उतार चढ़ाव होने, कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, तो पीके जी अगर इस टाइम पे somebody इज लाइक थिंकिंग ऑफ बाइंग अनदर हाउस या फिर कुछ सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो उनको शुड दे स्टॉप राइट नाउ, शुड दे रीथिंक देयर चॉइसेस? नहीं, कभी नहीं होता ऐसे, स्टॉप तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ले सकते हो तो रुको ही मत। अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो ये अगर सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगी, तो मैंने किसी भी इंसान को खुशी नहीं देखा आज तक जी, किसी को नहीं खुश देखा। अगर ये पता हो सारा कि मार्केट 26 जनवरी वाले दिन गिर जाएगी तो सारे रुक ना जाए, किसी को नहीं पता इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, रियल एस्टेट किस तरफ जा रहा है। अगर आप 5 ईयर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो आप जब भी ले सकते हैं ले लीजिए। ये कभी नहीं हुआ कि 5-5 साल तक मार्केट गिर रही है बढ़ रही है। ये ग्राफ मेरी जिंदगी में तो हमेशा आया। अब देखिए ना, पुरानी बात मैं नहीं करता क्योंकि शायद आप तब पैदा भी नहीं हुई होंगी जी। तो मैं बात वो 80s से पहले की नहीं करता, चलो 80s की भी नहीं करता, आप तब भी नहीं पैदा हुई होंगी मुझे पता है। तो आपकी आवाज से बता रहा है कि आप बहुत ही यंग हैं। तो बेटा मैं चलो बात शुरू करता हूँ 2008-2009 से। जी बिल्कुल, क्योंकि आप 15 साल से तो ज्यादा है, ये तो मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी। 2008-2009 में जो रिसेशन आया था कितना रहा, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने। 2012 में आया कितना रहा, 6 महीने। 2016 के बाद आया कितना, 6 महीने, 8 महीने। अब जो आया है ये भी चला जाएगा। ये नहीं होता कि 5-5 साल तक ये प्रॉब्लम रहे, ये सिर्फ 5-7, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल मैक्सिमम बस। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप ले सकते हैं तो उस दिन की वेट मत करिए कि प्राइस गिरेगा। पता चलता है कि प्राइस गिर गया, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिश्तेदार ने देखा, मैंने कहा था ना जब प्राइस गिरेगा तो लूंगा, और अब देखो प्राइस कितना गिर गया, अब 50,000 प्राइस गिर गया, देखो मैं तो दे रहा हूं। वो भाई साहब ये नहीं बताते कि 1 लाख बढ़ने के बाद 50,000 गिरा, तो अल्टीमेटली तुम्हें 50,000 का नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। जी जी जी। जो तुमने वेट करी 1.5 साल पहले, तो 1 लाख कीमत बढ़ गई और उसके बाद 50,000 गिर गई। आप 50,000 गिरने की तो घर में बढ़के मार रहे हैं बड़ी बड़ी, देखा मैंने क्या कहा, पर ये नहीं बता रहे इनको कि 1 लाख बढ़ भी गया था, तो अल्टीमेटली वेट करने का आपको 50,000 का नुकसान हुआ था, ना कि फायदा। तो ये इस तरह की बातें, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। पहले भी शो में किसी ने पूछा था, अब जैसे टोरंटो की बात करता हूँ मैं, चलो अब मैं अलग अलग सिटीज की फिगर तो मैंने पढ़ी थी, मैं सिर्फ टोरंटो की बात करता हूँ कि एवरेज प्राइस टोरंटो के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर 20,000 कीमत गिर गई,
मकानों की। यानी कि 1,361,000 की जो एवरेज 1,361 का जो एवरेज प्राइस था, मैं 1.3 को बोलता जा रहा हूँ, 1.1 मिलियन, सॉरी 1.1 मिलियन 61,000 जो प्राइस था वो कम होकर 1.1 मिलियन 41,000 रह गया। 20,000 के करीब उसकी कीमत गिर गई। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए आपको इनकम इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद अभी भी आपको $2,000 कम चाहिए उसी लोन के लिए। यानी ये रिक्वायरमेंट हैज गॉन डाउन, क्योंकि कीमत गिर गई। इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद भी अब आपकी, जैसे पहले आपको इतना महंगा घर लेने के लिए 235,000 की इनकम चाहिए थी फैमिली की, अब वो कम होकर 233,000 की रह गई। तो ये उतार चढ़ाव छोटे मोटे आते रहते हैं। आप इसमें अगर आप ले सकते हैं, रुकिए मत। द बेट इज यू हैव टू वेट फॉर 5 years होल्डिंग कैपेसिटी हो। ये नहीं कि आज लेके अगले साल बेचना है, फिर मत लीजिए। फिर आप जिसे कहते हैं जुआरी हैं, जिसको स्पेकुलेटर कहूंगा मैं। जी बिल्कुल। एंड पीके जी, सवाल पूछने से पहले लिसनर्स को मैं बिल्कुल बता देती हूँ। स्टूडियो नंबर एक ही है, 905-226-9109, 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी डाउट्स आ रहा है कि भाई कुछ भी पूछना हो रियल एस्टेट से रिलेटेड, पीके जी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। नंबर एक दफा नोट कर लीजिए, 905-226-9109 पे। पीके जी, लंदन जो है, मतलब ओंटारियो में, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी रिमूव करने की कुछ बातें करी थी, तो उनके बारे में थोड़ा बात कीजिए। जी, वेरी नाइस। असल में वो वहां पर गए थे किसी और काम के लिए। वहां पर वो गए थे लंदन में, जो उन्होंने आपको मैंने बताया था लास्ट वीक कि $4 बिलियन का उन्होंने हाउसिंग फंड बनाया। फेडरल गवर्नमेंट ने $4 बिलियन का हाउसिंग फंड जो निकाला, वो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, अलग अलग सिटीज के लिए, कि आप अगर वो टारगेट के हिसाब से चलेंगे और अपने प्रोजेक्शंस देंगे तो आपको फंड्स उसी हिसाब से दिए जाएंगे। तो लंदन इज द फर्स्ट सिटी जहां पर उन्होंने ऐलान किया कि वो अगले 3 सालों में 2,000 नए घर बनाएंगे। अगले 3 सालों में 2,000 नए घर बनाएंगे। इस फंड का नाम फेड ने रखा था नेशनल हाउसिंग एक्सीलरेटर फंड। तो उन 2,000 घरों के हिसाब से उनको 74 मिलियन की फंडिंग दी गई, $74 मिलियन की फंडिंग दी गई। इसके लिए वहां पर टूडो साहब हमारे फेड्स वहां पर गए थे। वहां जाके उन्होंने एक चीज और भी ऐलान करी कि अब पर्पस बिल्ट रेंटल्स जो बिल्डिंग होंगी उनके लिए जीएसटी उन्होंने माफ कर दी। जीएसटी खत्म, 5% खत्म कर दी। अब कोई पूछेगा कि ये पर्पस बिल्ट रेंटल यूनिट्स क्या है? पर्पस बिल्ट रेंटल यूनिट वो है जो कि कम से कम 5 यूनिट और मोर के ऐसे घर बनाएंगे, अपार्टमेंट्स बनाएंगे, मिनिमम 5 यूनिट्स हों, उससे ज्यादा जितने भी हों, जो कि सिर्फ लॉन्ग टर्म रेंटल के लिए दे जाएंगे। सिर्फ लॉन्ग टर्म रेंटल के लिए, खरीदने बेचने के लिए नहीं। मान लीजिए मैं हूं डेवलपर और आप हैं बिल्डर जी। मैंने आपसे 5 घरों का एक अपार्टमेंट बिल्डिंग छोटी सी बनवाई जी। अब जब आप मेरे को इनवॉइस देंगे तो उसके ऊपर आप HST लगाएंगे जी। एक HST लगती है ना, और HST के अंदर 2 टुकड़े होते हैं, एक फेडरल की होती है 5%, एक जो है लोक प्रोविंशियल होती है 8%। जो उसमें जो 5% फेडरल का पोर्शन है वो माफ कर दिया उन्होंने। अब यानी कि क्या हुआ, मैं जो डेवलपर हूं, मैंने जो बनवाया है 5 घरों का एक अपार्टमेंट, अब मुझे सीधा उसके ऊपर 5% की बचत हो गई। ठीक, अब जब 5% की बचत हो गई, और शर्त ये है कि वो मैं खरीद फरोख्त नहीं कर सकता उन घरों की, मेरे को वो रेंट पे ही देने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म। तो रेंटल अपार्टमेंट्स, रेंटल जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है नहीं आएंगी, उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी 5% खत्म कर दिया है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट टेनेंट्स को देने की कोशिश करी है कि अगर महंगा बनेगा तो, अगर सस्ता बनेगा तो सस्ता रेंट पे जाएगा, महंगा बनेगा तो महंगा रेंट पे जाएगा। यानी कि पर्पस बिल्ट रेंटर का मतलब यह है कि वो बढ़ावा दे रहे हैं इस बात का कि लोग अब रेंटल के लिए शॉर्टेज हो रही है और लोग जो रेंट में नहीं ले पा रहे उनके लिए घर बनाए जाए ताकि इन्वेंटरी मार्केट में रेंट के लिए ज्यादा आ जाए जी। एंड लगता है शायद मैंने बड़े आराम से
समझा दिया इस बात। बिल्कुल पीके जी, एंड राइट मोमेंट पे आप इतने सारी बातें समझाए, क्योंकि हमारे साथ 4 कॉलर एक साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं एक एक करके बिल्कुल वेलकम कर देंगे आप सभी का। हर्ष जी पहले जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्ष जी, आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा, फिर नूर जी आएंगे, फिर अनिल जी भी आएंगे। तो हर्ष जी सवाल जरूर पूछें जी। हेलो पीके जी, नमस्कार। नमस्कार हर्ष जी। पीके जी, आपने पहचान लिया होगा, हर्ष दुग्गल बोल रहा हूँ जी। हर्ष दुग्गल साहब, मैंने नाम पहचान लिया, शक्ल सामने नहीं आ रही। तो वीडियो कॉल करनी पड़ेगी सर आपको। जी सर, कोई नहीं, बताइए, हुक्म करिए सर दुग्गल साहब। पीके जी, अभी ये इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ के आया है, तो इसका आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट है, शायद 25 अक्टूबर को आएगा उसका रिजल्ट। जी 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 तो जी। क्या आपकी प्रेडिक्शन है, बढ़ के आएगा, कम होगा या वहीं रहेगा? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल इससे में। पहले 2-3 रिपोर्ट आएंगी सर। इससे पहले एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट एक आएगी, उससे पहले एक आपका जीडीपी की रिपोर्ट आएगी, और हेलो पीके जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी सर, हेलो हेलो। हाँ जी, वो शायद उनका कॉल ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, हम मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए। इससे पहले 2 रिपोर्ट आएंगी, 2-3 और रिपोर्ट आएंगी, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आएगी, जीडीपी की रिपोर्ट आएगी। उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला इंटरेस्ट रेट कैसे जाएगा। कि सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, क्या मैंने बताया, कोर इन्फ्लेशन अलग होता है, सॉफ्ट अलग होता है। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर 2 फैक्टर बहुत ज्यादा थे, जिसके अंदर मैंने बताया अभी कि शेल्टर कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट, उसको उठा दें तो इन्फ्लेशन में फर्क नहीं पड़ा। तो ये बाकी जो और फिगर आएंगी 25 को तो पहले उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन आज चांसेस 50-50 के हैं। ठीक है जी। हेलो जी, बिल्कुल आप अगली कॉल ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। नूर जी आई थिंक हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। नूर जी, आप ऑन एयर हैं, आप अपना सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। हाँ जी नूर जी, आपने शायद अपना कॉल म्यूट किया हुआ है। नूर जी, कोई नहीं, हम अगली कॉलर की तरफ भी बोलते हैं। अनीश जी, शायद आप भी ऑन एयर है, आप अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं जी। अनीश जी। हेलो जी जी जनाब। मैं ये पूछना चाहता था कि जो R4 जोन होता है, लाइक R4 जोन, वो उसके बारे में जरा बताएंगे मुझे। जी, मेरे को R4 के अंदर ये मिक्स्ड मल्टीपल यूज के लिए होता है। R4 रेजिडेंशियल के अंदर कमर्शियल मिक्स होता है, पर पूरी डिटेल के लिए जब आप इसको गूगल करेंगे ना सीधा, तो R4 जोन का आपको क्लियर पता चल जाएगा सारा। पर इससे मिक्स्ड जोन कहते हैं इसको, जिसके अंदर रेजिडेंशियल के अंदर आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, पर उसका डिटेल में आपको अलग अलग सीरीज का अलग अलग आएगा। आप उसको खोलेंगे ना, जो गूगल में जाएंगे करेंगे, तो आपको सारी डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है सर? ठीक। ओके जी जी। हेलो सारा। हाँ जी, एंड बहुत कॉलर्स आ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल, आई थिंक आरिफ जी भी जुड़े हुए हैं। अगर आपका वो इनके साथ अगर कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया, हम जरूर हो गया, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल, तो आरिफ जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आरिफ जी। जी पीके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। थैंक यू सर। आरिफ जी सर, पहले तो मुझे आपका थैंक यू करना है। लास्ट ईयर मैंने आपको कॉल किया था और आपने मुझे एडवाइस किया था। मैंने हाई मार्केट में घर ले लिया था। मैंने आपसे बेसमेंट का पूछा था कि मैं लीगल बेसमेंट बना के और उसको रेंट आउट कर दूं। उस वक्त तक मॉर्गेज रेट इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन बढ़ना शुरू हो गया था। तो आपने मुझे कहा था कि आपने कुछ नहीं सोचना, फॉरन लीगल बेसमेंट बनाए, इसको रेंट आउट करें और अपने लिए थोड़ी सी आसानी करें। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारा हो गया, रेंट आउट भी हो गया, सारी चीजें अच्छी चल रही है। कितने रेंट पे चढ़ गया सर जी? मैंने 2 बेडरूम की बनाई है सर, तो ये तकरीबन 2100 का रेंट आउट हुआ है। वेरी गुड। 2100 का रेंट आउट का मतलब ये होता है कि 3 लाख की मॉर्गेज आपके टेनर ने उठा ली। हेलो 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 जी आरिफ जी, आप ऑन एयर है, आपकी आवाज भी हम तक पहुंच रही है। सारा चेक कराओ आप। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या होती है? तो हाँ आरिफ जी, आवाज आ रही है? हेलो आरिफ जी, आवाज आ रही है? हेलो पीके जी, आप जरूर कंटिन्यू रखिए। मैं आरिफ जी से एक दफा दोबारा कंटिन्यू उनको कंटिन्यू करें। आरिफ जी को जाने मत दीजिएगा, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्लीज देखिए, अपने स्टेशन से भी चेक कराइए। पिछली बार भी हो रहा था बार बार। जी 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 जी, मैं भी कराती हूँ जी। जी पीके जी, आप कंटिन्यू रख सकते हैं जी। आरिफ जी, अब हैं? हेलो 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 आरिफ जी, हैं आप? जी पीके जी। आरिफ जी हैं? हाँ जी पीके जी, आरिफ जी हैं। आरिफ जी, देखो मैं बता रहा था कि जैसे अब 2100 है, वो $3 लाख की मॉर्गेज आपके टेनर ने उठा ली,
मॉर्गेज उठा ली, यानी कि आपको इंटरेस्ट नहीं, आपका कर्जा भी वो उतार रहे हैं, ये भी देखिए ना आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस महंगाई के जमाने में। तो अगर मान लीजिए आपके टोटल मॉर्गेज घर के अंदर अगर मान लीजिए 8 लाख थी या 9 लाख थी या 1 मिलियन चलो मान लो थी, तो 30% जो है आपके टेनर ने उठा लिया कर्जा आपका। और अगर वो 30% कर्जा मतलब नॉट ओनली इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल आल्सो दे आर पेइंग, यानी कि आपके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी था सलाह देनी आपको। आई एम सो ग्लैड कि आपको ये चीज अच्छी लगी जी। थैंक यू सर। मेरा सिर्फ इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि जो अभी तक की कंडीशन है, इंटरेस्ट रेट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, और मैंने तो प्लान किया था 5 साल इस घर में रहने के लिए, मुझे 2 साल हो चुके हैं। तो डू यू थिंक कि मुझे प्राइवेट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या कुछ उस तरह का लोन लेना पड़ेगा जस्ट इन केस इन फ्यूचर अगर ये मेरे एक्सपेंसेस कवर नहीं होते? नहीं, ये बात सिर्फ मेरे ख्याल से मैक्सिमम 6 से 8 महीने की है। ये इंटरेस्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा। इनका टारगेट है 4 to 4.5 तक लाने का। ओके, ठीक है सर, क्योंकि अभी ये 7.5 तक चला गया, ये 3% तक नीचे आएगा। आप देख लेना, ये भी अब आप आज रिकॉर्ड कर लीजिए, यहीं पर ही आगे आप बोलेंगे आज से साल बाद कि वाकई इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। थैंक यू। बिल्कुल पीके जी। एंड 2 और कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, अली जी या नूर जी, दोनों जुड़े हुए हैं। नूर जी का एक बार ड्रॉप हो गया था, पहले अली जी लेकिन जरूर आए थे। अली जी आप अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं, नूर जी उसके बाद आप पूछ सकते हैं। जी अली जी। हाँ जी पीके जी, जैसे आप कह रहे थे कि ये फेडरल ने जीएसटी का पोर्शन माफ किया है 5% का जो है, तो ये फेडरल इससे बेहतर क्यों नहीं है कि ये जो शॉर्ट टर्म रेंटल है, लोगों ने एयरबीएनबी के ऊपर या ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, घर खाली पड़े हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा डालती? तो इससे तो रेंटल भी सॉल्व हो जाएगी। एयरबीएनबी ये घरों के लिए थोड़ा, ये तो रहने के लिए, ये तो लोगों ने बिजनेस बना लिया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो हम लोग अपने अपने लोकल जिसे कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, अपने लोकल एमएलए वगैरह, वो लोकल एमपी को जाके बोले, रोए पिटे, तब जाके बात बनेगी। पर ये सुनते कहाँ है? बात तो बिल्कुल ठीक है। एयरबीएनबी तो जिसे कहते हैं भट्ठा बिठा दिया। अगर एयरबीएनबी ना होती तो अब आज ये लोगों को रेंट पे रहने के लिए सस्ते घर मिल रहे होते। और ये चीज तो आपकी बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर, बिल्कुल सहमत हूँ। एक्शन ले रहे हैं ये लोग, कर रहे हैं। अब कई बिल्डिंगों में ये आ गया है, बजाय एयरबीएनबी हटाने के उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अपनी परसेंटेज बांध ली। बताइए, जैसे कई बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग की चलो बात करता हूँ पहले मैं, वहां पर एयरबीएनबी अलाउ नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, एयरबीएनबी अलाउ कर दिया और उसके कुछ परसेंटेज बोला हमारे को दो, यानी कि 4% मान लीजिए। चलो मान लीजिए आपको अगर 2000 रेंट आया, उसका 4% कितना हुआ, $80 हमारे पास जमा कराओ। उन्होंने इसको और लीगलाइज कर दिया। बताइए आप, तो इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मैं सहमत हूँ सर, पर एक्शन मैं तो नहीं कर, सबको मिलकर लेना होगा। जी सर। बिल्कुल। एंड नूर जी आप अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं पीके जी से। जी नूर जी, ऑन एयर है आप। जी पीके जी, हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है। कौन बोल रही है? मैं नूर बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कन्वेंशनल मॉर्गेज के थ्रू, बैंक के थ्रू घर ना लेना चाहे ड्यू टू इस्लामिक रीजन, तो आपका जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकराज और मंजिल, उनके बारे में आप कोई राय देना चाहेंगे अपनी? नहीं जी, मैं बिल्कुल इसके बारे में नहीं देना चाहता, क्योंकि बात यह है ना कि मैं मेरे को इसके बारे में पूरी इस्लामी के बारे में जो जितना मेरे को पता है, आधी नॉलेज इज नो नॉलेज। मैं अभी पीछे दुबई में था, दुबई में मेरे बहुत क्लाइंट हैं, कम से कम मैं कहूँगा शायद 200 से ज्यादा होंगे। वहाँ माशरफ बैंक वगैरह, मैं उनके वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह को मिला, सबसे बात की, तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि भी हमारे वहाँ तो कनाडा में तो इस्लामिक मॉर्गेज के लिए वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि उसको हम डिफरेंट तरीके से दे देते हैं और लेते हैं। ये जिसे कहते हैं, देखिए वो मैं बात दुबई की कर रहा हूँ, हमसे ज्यादा वो इस बारे में ये कहते हैं कट्टर वर्ड यूज करो तो बड़े स्ट्रांग रिलीजियस हैं। तो उन्होंने बोला कि इसका हम कोई और नाम देके इसको दे देते हैं और लोग ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल घर के ऊपर जिसे कहते हैं, ये उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से कोई इसके अंदर रुकावट नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स मैडम नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि धर्म का मामला जब बीच में आ जाता है तो मेरे कमेंट्स कहीं उल्टे ना हो जाए। अच्छा ठीक है। मेरा थैंक यू सो मच। मेरा एक और सवाल है कि अगर किसी की इनकम लेट्स से 95,000 है पर ईयर और उनके पास तकरीबन 3 तक सेविंग्स है,
तो कितनी सेविंग है? कर सकते हैं। कितनी सेविंग है? 300। यस। हाँ, तो 300 अगर आपका सेविंग है तो आप 8 लाख तक का घर ले सकते हैं। ठीक है, और 1 लाख अराउंड 1 या 95 इनकम पे 8 लाख का हम ले सकते हैं। 8 लाख तक मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, होता थोड़ा कम है, 7.5 लाख बनता है, लेकिन खींच के 8 तक जा सकते हैं, जिसमें आपको 4.5 से लेकर 5 लाख तक मॉर्गेज मिल सकती है। 3 लाख आपका अपना है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा एक अभी दूसरा ये ऑप्शन है कि अगर हमें इसमें घर मिलता है तो ऐसा मिल सकता है कि बेसमेंट हो और हम उसको रेंट आउट कर दें। बिल्कुल, तो ये हर आदमी का क्वेश्चन है आजकल, क्योंकि आजकल दिक्कत इतनी आ गई है, जब आप बाहर निकलोगे, थोड़ा 1 घंटा बाहर जाओगे तो हो सकता है, लोकल नहीं हो सकता। अच्छा, हम लोग हैमिल्टन के अराउंड ढूंढ रहे हैं। हैमिल्टन तो लोकल हो चुका है जी, हैमिल्टन में तो आग लगी हुई है इस वक्त। आप हैमिल्टन से भी आगे अगर निकलते हैं थोड़ा और, तो ब्रैंडफोर्ड की तरफ अगर जाते हैं तो ये काम हो जाएगा। हैमिल्टन के आगे ब्रैंडफोर्ड, पेरिस ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से नूर जी। तो आपकी जॉब, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगा। और वहाँ पर टेनेंट बेसमेंट की रेंट की डिमांड भी ज्यादा है। अच्छा, ठीक, हमें मिल लीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे जितनी कर सकते होंगे। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल पीके जी। एंड एक्चुअली बहुत सारे कॉलर्स एक करके आ रहे थे, तो कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ी बहुत टेक्निकली, बट होपफुली इट वाज एबल टू सॉर्ट इट आउट। बट जी पीके जी, हम बातचीत बिल्कुल कर रहे थे घर के बारे में। अगर हम बातचीत कर रहे हैं हाउसिंग के बारे में, बातचीत अगर कर रहे हैं पीके जी, तो हाउसिंग शॉर्टेज जो है इट्स समथिंग विच इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग बहुत बातें भी कर रहे हैं इनके बारे में। तो क्या पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है इतनी ज्यादा, इमिग्रेशन हो गए, बहुत कुछ रीजन हो गए, क्या सिर्फ सोल population increase he is the one of the major reasons, या फिर how does that is impacting the housing shortage right now? Very good question of the day, मैं कहूँगा शाबाश। देखो सारा, पहले तो मैं शॉर्टेज की तुम्हें कुछ फिगर दे देता हूँ। एक इकोनॉमी के अंदर, एक सिटी के अंदर अगर 5 महीने की इन्वेंटरी है तो वो जायज मानी जाती है। यानी कि अगर घर और बिकने बंद हो जाए तो 5 महीने तक वो इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं 5 मंथ इन्वेंट्री। मतलब कि इतने घर हैं मार्केट में इस वक्त पड़े हुए कि 5 महीने तक चल सकते हैं, लोग खरीद सकते हैं, और अगर नए मार्केट में ना आए तो। पहली बात आपको बता दूं, अगस्त में वो इन्वेंट्री घट के 3.5 मंथ्स की रह गई। शॉर्टेज होगी ना जो आपने कहा जी, लगभग 60% के करीब रहेगी। अब दूसरी तरफ मैं बात करता हूं, 40 मिलियन हमारे यहाँ पॉपुलेशन हो चुकी है और टारगेट ये है कि 5 लाख हर साल रेजिडेंट लेके आने हैं जी, और उसके अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स भी हैं। और अब आगे 22 में कनाडा ने 6 लाख बुला लिए थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, फॉरेन वर्कर्स भी हैं। तो समझ में तो ये आता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसकी वजह से शॉर्टेज हुई है। पर सवाल ये उठता है जी कि घर तो उतने ही बनने हैं, डिमांड कहो ना ज्यादा हो गई, घर तो ठीक है पर डिमांड ज्यादा हो गई जी। नहीं। अब शॉर्टेज का दूसरा पहलू जो आपने कहा, सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ ही नहीं है। हमारे यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की ऑप्शन ही नहीं है हमारी कंट्री में, जिसके लिए रोना पड़ा हुआ है कि कुछ लाओ अफोर्डेबल होम्स। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट इतनी जबरदस्त हो चुकी है, स्किल्ड वर्कर की बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज हो चुकी है। इन सब चीजों ने जो है बिल्डर्स को, डेवलपर्स को पीछे कर दिया। सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है। देखो मैं कहता हूं जी, मेरे यहाँ पर तो 100 घर बनते हैं और 100 ही लोगों की डिमांड है, तो फिर तो बराबर हो गया। लेकिन मैं कहता हूं घर तो अभी भी 100 बन रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर 120 आ गए हैं, तो फिर शॉर्टेज ऑफ घर थोड़ा ना हुआ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। घर तो उतने ही बन रहे थे 100 के 100, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ना। तो हम घर को क्यों ब्लेम दे रहे हैं कि घर शॉर्टेज हो गई? घर की तो उतने 100 के 100 ही थे। हाँ, शॉर्टेज हुई, क्यों हुई? बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस कम हो गई,
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत जबरदस्त बढ़ गई, स्किल्ड लेबर कम हो गए, तो जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की तरफ लोगों का हाथ डालना बिल्डरों ने कम कर दिया। जी। अब इसको कहूंगा मैं कि कंस्ट्रक्शन आपकी शॉर्ट हो गई, हाउसिंग स्टार्टिंग कम हो गई क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आई है। तो ये क्वेश्चन वाज वेरी वैलिड कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से डिमांड एंड सप्लाई इनबैलेंस हो गई, ये तो मैं मानता हूं, पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कम का रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं था, बल्कि ये जो मैंने 3-4 बातें बताई ये था। स्किल्ड लेबर अगर ये इमिग्रेशन बुलाते हैं, अब देखो जितने स्टूडेंट बुलाते हैं वो उन्होंने वहां पर हायर सेकेंडरी पास करी, यहाँ पर आके फ्रंट डेस्क, टिम हॉर्टन, एडमिन का जॉब। अरे भाई ऐसे भी तो वर्कर लाओ बाहर से, ऐसे भी तो इमिग्रेंट लाओ जो स्किल्ड लेबर हो, जो कंस्ट्रक्शन को जानते हो। क्या ख्याल है आपका? जी। तो ये लेबर की तो शॉर्टेज दूर होगी कम से कम, स्किल्ड वर्कर की तो शॉर्टेज दूर होगी। वेरी गुड क्वेश्चन सर, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। टाइम भी हमारा हो रहा है, तो मैं चलते चलते बताना चाहता हूँ जी कि इस वक्त मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कहूंगा मैं इसको, M6 रॉजर्स एंड अर्बन कैपिटल का जो प्रोजेक्ट आया है, इनके 5 प्रोजेक्ट पहले M1, M2, M3, M4, M5 ऐसे बिके। अब M6 में तो इन्होंने तहलका मचा दिया। M6 के अंदर इन्होंने जो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस था 1200 से लेकर $1250 पर स्क्वायर फीट, वही लेकर आए हैं ये। उसके ऊपर सोने में सुहागा इन्होंने ये कर दिया कि इसकी क्लोजिंग 6 साल के बाद है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, वो उन्होंने ड्यूरेशन 6 साल का कर दिया। 2029 के एंड में ऑक्यूपेंसी हो रही है, बल्कि हो सकता है 2030 आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, पेमेंट आपने 3 साल में देनी है। बताइए आप, 3 साल से भी ज्यादा, 1125 दिन में आपने देनी है, जो कि आते आते एंड ऑफ 26 या बिगिनिंग ऑफ 27 हो जाएगा। 3 बातें, प्राइस विच आई वाज एक्सपेक्टिंग 1200 से 1250, उसमें उन्होंने कमाल कर दिया। 6 साल की क्लोजिंग 2029, उसमें उन्होंने कमाल कर दिया। 3 साल में आपने किस्तों में पैसा देना 2.5% के हिसाब से। तो ये प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर मानूंगा, और बेस्ट लोकेशन ऑफ मिसागा। इसके लिए यूनिट चाहिए, उंगली रखिए कौन सा चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। लेट होंगे तो मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि तब तक बिक चुके होंगे। जो सा यूनिट चाहिए मुझे बात करिए, मैं आपको लेके दूंगा। मुझे कांटेक्ट करिए इस प्रोजेक्ट के लिए 647-299-4757 647-299-4757। यू कैन ऑल्सो विजिट teamsabarwal.com। जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए, जो सा यूनिट मांगेंगे मैं आपको दिलवा दूंगा। और हमारी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज आपको पता ही है, जिंदगी भर के लिए हमारी सर्विस आपको लोगों के साथ रहती है, और हम आपकी उंगली पकड़ के साथ चलते हैं। सारा ब्लेम हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अगर कोई बात होगी तो ब्लेम होने ही नहीं देंगे अपने ऊपर, क्योंकि हम आपको परेशान होने नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जो है आराम से आप मुझे कहते हैं कि बेफिक्र होकर बिना टेंशन के आप हमें कांटेक्ट कर लो, और हम आपकी जी जान से हेल्प करेंगे, और हम दावा करेंगे इस बात का कि विल गेट यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव्स। और इसी के साथ मेरे को लगता है हमें अलविदा करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया सारा। बिल्कुल बिल्कुल पीके जी, एंड जब भी आपसे बातें होती है बहुत कुछ नए नए चीजें सीखने को मिलता है। लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन एवरी वीक। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बात कहूंगा, अभी किसी ने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लोग 10-10 तोले सोना दे रहे हैं, किसी ने कहा था ना जी जी जी, अभी पिछले प्रोग्राम में। और ये भी कोई कह रहा था कोई ये सर्विस दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। हम आपको एक वायदा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हमेशा के लिए चलेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी हर तकलीफ में आपके साथ रहेंगे। मेरी एक बहुत मशहूर एक मेरी कहावत है जिसमें मैं बिलीव करता हूं, झूठे वायदे के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, ए क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन ए फॉल्स प्रॉमिस। साफ मना कर दूंगा मैं कि मैं नहीं दे रहा, एक क्लियर रिजेक्शन कर दूंगा इज बेटर देन ए फॉल्स प्रॉमिस। झूठे वायदे से अच्छा मैं साफ मना कर दूंगा। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच सारा। Thank you so much, PK ji. And Y Media would like to thank you so much for joining us on Radio YFM 19.9 South Asian Pulse Drive Time पे। शुक्रिया आपका PK जी। थैंक यू वेरी मच।